Hello all, this is Shipal Singh Pawar. I welcome you all to the Academy. In this module, we are going to discuss the previous question of irrigation and drainage engineering. So generally, this is a PYQ session of those section which I have just teach in my lecture section. So if you have not seen my lecture, then first see that lecture and then attempt this PYQ. So it will be better for you to get a maximum benefit of this PYQ. So let's begin with our PYQ session. So first question is, सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम इन एटमॉस्फेयर। तो मैंने जब आपको सॉइल वाटर पढ़ाया था, तो सॉइल वाटर में आपको मैंने 3 चीज़ पढ़ाई थी। मैं अभी सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ, ताकि ब्रीफ में बताने से क्या होगा कि पूरा रिवाइज भी होगा और क्वेश्चंस भी हम जल्दी सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फील्ड कैपेसिटी बताया था, फिर दूसरा मैंने आपको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बताया था, और तीसरा मैंने आपको हाइग्रोस्कोपिक वाटर में अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट बताया था। तो मैंने फील्ड कैपेसिटी की रेंज बताई थी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की रेंज बताई थी और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट की रेंज बताई थी। तो फील्ड कैपेसिटी मतलब क्या है कि अगर जब ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन हो जाएगा, उसके बाद जो सॉइल में जो वाटर अवेलेबल होगा, उस वाली स्टेट को हम बोलेंगे कि ये फील्ड कैपेसिटी वाली कंडीशन है। तो जो इसका प्रेशर होता है वो होता है 0.1 से 0.3 ATM, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का होता है 7 to 32 ATM, और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट का होता है 61 ATM या 62 बोल सकते हो आप। अब दूसरा ये बात है कि कभी कभार क्या करता है कि वो फील्ड कैपेसिटी का रेंज पूछता है, तो आपको 2 रेंज दे देगा, एक तो 0.1 to 0.3 दे देगा और दूसरी रेंज दे देगा 0.3 to 0.1 दे देगा। बट क्या है कि ये दोनों ऑप्शन में रहता है, तो रेंज हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम जाती है। तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? 0.1 से 0.3। आंसर ये भी सही होगा, बट रेंज हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम होती है, तो ये बेटर ऑप्शन है उसके बजाय। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी क्या हो सकती है? 0 से 0.1 ATM। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पूछता तो ये हो जाता, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पूछता तो ये हो जाता। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन यहाँ पे पूछा है। सेम रिपीट कर लिया इसने। एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज, अभी बात कर रहे हैं कितना होता है, 7 to 32 बार्स या 32 ATMs। थर्ड क्वेश्चन, इफ ग्रॉस इरिगेशन इज 15 सेंटीमीटर एंड इरिगेशन एफिशिएंसी इज 80%, द नेट इरिगेशन विल बी इन। अब मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बीच में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैं समझा भी दूंगा कि ग्रॉस इरिगेशन और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो ये कन्वेंस एफिशिएंसी, ये एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो मान लो अगर ये मेरा कैनाल है और इस कैनाल से मुझे वाटर इस फील्ड पे भेजना है, ठीक है। तो इस कैनाल में वाटर है, अब वाटर यहाँ से कन्वे होके जाएगा और फिर फील्ड पे अप्लाई होगा। तो फील्ड पे जब बात करेंगे तो एप्लीकेशन की बात करेंगे, और जब वाटर किसी सोर्स से हम कन्वे करेंगे तो कन्वेंस एफिशिएंसी की बात करेंगे, और ग्रॉस हमेशा ज़्यादा होगा। और अब हम पता कैसे लगेगा कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट हम निकालेंगे कैसे? मतलब मान लो मैं फॉर्मूला भी याद नहीं करता हूँ, तो मेरे जनरली मुझे क्या वैल्यू देंगे? या तो मुझे ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट देंगे, इफिशियंसी देंगे, या फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट देंगे और इफिशियंसी देंगे और मुझसे ग्रॉस पूछ लेंगे, ठीक है। तो जो ग्रॉस होगा ना वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो अब मैं इसको, इफिशियंसी हमेशा फ्रैक्शन में होती है, तो आप फ्रैक्शन से नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर मैक्सिमम होगा, तो इसलिए मेरा ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ मैंने एक लेमेन तरीके से समझाया कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कैसे फॉर्मूले, एग्जैक्ट फॉर्मूले तक आप डिराइव होते हैं। तो अब मेरा ग्रॉस इरिगेशन 15 है और एप्लीकेशन इफिशियंसी, अब ये पूरी को हम मान सकते हैं इरिगेशन इफिशियंसी, क्योंकि कन्वेंस और एप्लीकेशन इफिशियंसी इरिगेशन इफिशियंसी होती है, तो कंबाइन उन्हें दे दिया तो 80% है। तो 0.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 into 8 120, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और वो ये भी पूछ सकता था कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, तो नेट दे देता और ग्रॉस पूछ लेता। फोर्थ क्वेश्चन है, इवोपोट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय। पहला ऑप्शन है पेनमैन मोंथित मेथड, दूसरा ऑप्शन है ब्लेनिक रिडल मेथड, तीसरा मेथड है पेनमैन मेथड और चौथा है लाइसीमीटर। अब वो बोल रहा है, मैंने आपको इवोपोट्रांसपिरेशन का मतलब समझाया था, और इवोपोट्रांसपिरेशन के 2 सेक्शन बनाए थे मैंने, जिसमें एक इनडायरेक्ट मेथड लिस्ट आउट करी थी और दूसरा मैंने डायरेक्ट मेथड लिस्ट आउट करी थी। फिर मैंने डायरेक्ट मेथड में आपको लाइसीमीटर का पूरा एक डायग्राम बना के पढ़ाया था कि लाइसीमीटर कैसे इवोपोट्रांसपिरेशन मेजर करता है। तो अभी मैं ब्रीफ में बताता हूँ आपको। लाइसीमीटर में क्या करते हैं हम? 3 चीज़ों का डिटर्मिनेशन करते हैं, इवोपरेशन, दूसरा है डीप पर्कुलेशन और तीसरा है डायरेक्ट इवोपोट्रांसपिरेशन। तो ये 3 हम ओपन करते हैं। फिर अभी आप रिवाइज करना, अगर मैं पूरा बता दूंगा तो मतलब नहीं, आप रिवाइज करना कि किस में बॉटम से क्लोज्ड होता है, किस में बॉटम से ओपन होता है, फिर किसको किससे माइनस करते हैं तो इवोपोट्रांसपिरेशन निकालता है। तो ये डायरेक्ट मेजर हो गया। अब इसका आंसर क्या आ गया? लाइसीमीटर। अब ये 3 भी हम देख लेते हैं थोड़े थोड़े। तो ब्लेनिक रिडल मेथड एक इंपेरिकल इक्वेशन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन मेजर करता है। इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट 0.0
या 4.186 टी मीन प्लस 8.128, ये 0.156 है, या 4.186 भी मान सकते हो आप, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन नापता है, और पेनमैन मेथड हमारा रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन नापता है, और पेनमैन मेथड सिर्फ इवेपोरेशन नापता है, मेजर करता है। तो पेनमैन में मैंने आपको बहुत सारे डायमीटर्स और हाइट भी बताए थे, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। बट ये जो ब्लेनिक-रीडल मेथड है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है 0.46 टी मीन प्लस 8.128, ठीक है। तो ये होता है परसेंटेज ऑफ डे लाइट आवर्स, और ये होता है मीन टेम्परेचर। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में रख लो और इसको परसेंटेज ऑफ डे लाइट आवर्स वहाँ पे दिया हो तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन आपका निकल जाएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लेनिक-रीडल मेथड है वो एरिड और सेमी एरिड एरिया में यूज हुआ जाता है। ह्यूमिड में इसको यूज नहीं करते, उसका भी मैंने रीजन बताया था। ह्यूमिड में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जो पैरामीटर्स परसेंटेज डे लाइट आवर्स और मीन टेम्परेचर जो पैरामीटर इन्होंने यूज करे हैं वो ह्यूमिड एरिया में चेंज होते हैं, तो उनमें वेरिएबिलिटी बहुत आती है। इसके कारण इसका जो कैलकुलेशन होता है इवेपोट्रांसपिरेशन का, उसमें एरर बहुत आते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। डायरेक्टली मेजर्ड लाइसीमीटर का ये बहुत सारे एई में पूछा है, बहुत सारे एई में। ये उत्तराखंड का है, तो बहुत सारे एई में पूछा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय लाइसीमीटर। द ड्रेनेबल पोरोसिटी ऑफ क्ले सॉइल वेरीज फ्रॉम, अब ये नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है, इसका पूरा फैक्चुअल है। अगर आपको ड्रेनेबल पोरोसिटी का मतलब पता है तो अच्छी बात है, पता है, बट अगर आपने वो फैक्ट याद नहीं किया है तो इस क्वेश्चन का मतलब दिस क्वेश्चन डजंट मेक एनी सेंस। हो भी गया है तो मतलब आपको पता भी है कि क्ले सॉइल के बारे में पूरी रामायण भी पता है, ड्रेनेबल पोरोसिटी का पूरा एकदम पूरा कच्चा चिट्टा आपने खोल रखा है, बट आपने अगर ये फैक्ट याद नहीं किया तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। तो जो ड्रेनेबल पोरोसिटी ऑफ क्ले सॉइल होता है वो 3 से 11% बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब याद नहीं हो रहा है तो क्या करो कि आप एक चार्ट बना लो और आपकी बेंच टेबल पे रख लो, या फिर आप वॉलपेपर या कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप पर आपको याद होना चाहिए। पोरोसिटी मैंने आपको समझाया था, पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये पोरोसिटी होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्रेनेबल पोरोसिटी कितना होगा, ड्रेनेबल पोरोसिटी मतलब कितना वाटर ड्रेन हो गया, तो वो कितना पोरोसिटी होगा, तो वो 3 to 11% बाय वॉल्यूम होगा। अब मैंने इसमें पोरोसिटी के साथ में आपको एक वॉइड रेशियो भी बताया, तो वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द सॉलिड वॉल्यूम, ये वॉइड रेशियो होता है। और पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशन भी मैंने आपको बताया था, तो आप अभी याद करेंगे, मैं अगर मतलब पॉज करके लिखेंगे कि कितना रिलेशन होता है। अ सॉइल सैंपल हैज अ पोरोसिटी ऑफ 40%, इट्स वॉइड रेशियो इज, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो मैंने अभी अभी जस्ट बोला आपको कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशन होता है, तो E इज इक्वल टू n 1 + 1 - n। तो रखो आप वॉइड रेशियो, आप आपसे क्या पोरोसिटी दिया है तो पोरोसिटी 0.4 रखो, 1 - 0.4 रखो तो 4/6 आ जाएगा, 4/6 माने 0.667, तो वॉइड रेशियो हो गया 0.667। अब ये क्वेश्चन फेवरेट होता है ए एग्जामिनेशन या जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है, और ये सॉइल साइंस में भी फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ये आप डायरेक्ट आप याद कर लेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। मतलब अभी तो मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बट आपको जैसे ही आपको दिखेगा तो डायरेक्ट दिखेगा 40/60 2/3 0.66, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब 1-2 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। द एवरेज पेन कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड USWB क्लास ए पेन इवोपरेटर यूज फॉर इवोपरेशन। अब यहाँ पे पेन कोफिशिएंट का वैल्यू आपसे पूछ लिया है। अभी मैं बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे इवॉल्व होते हैं एग्जाम में, है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने आपको इवोपरेशन मेथड बताई थी, जिसमें पेन इवोपरेशन आप कैसे मेजर करते हो, K × ETC, ये पेन इवोपरेशन है, तो K × टोटल इवोपरेशन या क्रॉप्स का या फिर किसी का भी, तो ये कोफिशिएंट एक मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पेन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इस पेन कोफिशिएंट होता है ना, ये 0.7 होता है, और साथ में एक बड़ा सेक्शन होता है इवोपरेमीटर का, इसको कवर कर देते हैं। पूरा कवर करने के बाद इसका कुछ डायमीटर होता है, फिर इसकी कुछ हाइट होती है, और कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको ऑपरेट करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि जो स्टैंडर्ड USW क्लास है पेन है, वो इवोपरेशन मेजर करता है, और इवोपरेशन किस मेजर करने के बाद उसको एक कांस्टेंट पेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि मुझे इवोपरेशन की वैल्यू पता लग जाए। अब ये कैसे मेजर करते हैं, इसमें क्या होता है कि आप वाटर फिल करते हो पूरे पेन में, वाटर फिल करने के बाद टेम्परेचर और सनलाइट और ह्यूमिडिटी सारे फैक्टर उस पर एक्ट करेंगे, और एक्ट करने के बाद जो वाटर की हाइट वो कम होगी, और उस हाइट के डिफरेंस से हम इवोपरेशन को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि इसका डायमीटर होता है 120 सेंटीमीटर और हाइट होता है 25 सेंटीमीटर।
तो ये याद रखना है आपको, पूछता है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.7। द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ क्ले फॉर्मेशन वेरीज फ्रॉम, तो अभी हमने ड्रेनेबल पोरोसिटी की बात करी, तो ये स्पेसिफिक जनरली ये स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन ये एक्वीफर के पार्ट्स है, बट वो क्वेश्चन अभी आ गया है तो मैं समझा देता हूँ। तो स्पेसिफिक यील्ड या माने क्या कि टोटल वॉल्यूम में से आप कितना वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो किसी भी एक रॉक स्ट्रेटम में। मान लो ये वाटर टेबल है और नीचे एक रॉक है, और नीचे एक रॉक्स में यहाँ पे फ्रैक्चर हो, यहाँ पे वाटर स्टोर्ड है, तो यहाँ पे आप वाटर स्टोर्ड है, तो जब आप ट्यूबवेल लगाओगे या फिर कोई भी एक स्ट्रेटम नीचे लेके आओगे तो यहाँ से वाटर एक्सट्रैक्ट करोगे, तो इसका टोटल वॉल्यूम में से आप कितना वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो वो स्पेसिफिक यील्ड बोला था। तो स्पेसिफिक यील्ड ऑफ क्ले फॉर्मेशन होता है 1 से 10%। ये याद करने का है, बट अभी ये ड्रेनेज का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे सॉइल साइंस के कारण ले लिया गया है, बट ठीक है, फिर भी आप याद रखना कि 1 से 10% होता है। पूरा फैक्चुअल है, याद करना है। द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो मैंने आपको बताया था कि फील्ड कैपेसिटी होता है, फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, फिर अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है। तो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में उस वाले वाटर को हम क्या बोलेंगे। अब मान लो मुझे नहीं पता है, बट मुझे मान लो ये डेफिनेशन मुझे अगर पता है तो मैं कैसे ऑप्शन तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, ये मैं अभी आपको सॉल्व करना बताता हूँ। फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है कि जब वाटर ड्रेन हो जाएगा ग्रेविटेशनल वाटर, उसके बाद जो सॉइल का स्टेट होगा और सॉइल में जो वाटर होगा उस वाली स्टेट को हम बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो स्टेट है जब प्लांट्स हमारे क्या होंगे कि उसके बाद डाई आउट हो जाएंगे, अगर उसके बाद डायरेक्ट वाटर नहीं दिया तो मतलब ये क्रिटिकल स्टेज है। तो यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, मैक्सिमम वाटर अवेलेबल है, और यहाँ पे वाटर अवेलेबल बहुत कम हो गया है क्योंकि इसके बाद तो प्लांट्स डाई आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये इनका दोनों का डिफरेंस क्या बता रहा है, आपको अवेलेबल वाटर वाली कंडीशन बता रहा है कि इतना अवेलेबल वाटर है, उसी के हिसाब से तो हम इरिगेशन शेड्यूलिंग करेंगे। अब यहाँ पे देख लो कि अवेलेबल वाटर ऑप्शन कहाँ पे, तो देख लो ग्राउंड वाटर नहीं होगा, ग्रेविटेशनल वाटर नहीं होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर नहीं होगा, तो अवेलेबल वाटर होगा। अब मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेशन से कैसे हम ऑप्शन मतलब हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है कि ये सॉइल है, सॉइल पे जब वाटर आएगा ना तो वाटर इनके पोर्स के बीच में भी वाटर आएगा, तो वाटर एक बार जब पूरा इवोपरेट हो जाएगा या फिर वाटर कंज्यूम कर लेगी क्रॉप, तो इनके सरफेस पे एक थिन फिल्म बना लेगा है और ये स्ट्रांगली एडेड होगा, मतलब एड्जॉर्ब होगा ऑन द सरफेस पे। तो इस वाटर को हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और ये एड्जॉर्ब होता है सॉइल सरफेस पे। तो क्या होता है कि प्लांट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, और ज़्यादा टेंशन के कारण प्लांट्स का जो कैपिलरी इंटेक है वो हो नहीं पाता है, इसीलिए ये वाटर अनअवेलेबल होता है प्लांट्स को। तो चारों चीज हमने डिस्कस कर लिया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी डिस्कस कर लिया, ग्रेविटेशनल वाटर जो वाटर फ्लो होता है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में या ग्रेविटेशन के अलॉन्ग जो फ्लो होगा या ग्रेविटी के थ्रू जो फ्लो होगा वो ग्रेविटेशनल वाटर होगा, और ग्राउंड वाटर जो कि ग्राउंड में अवेलेबल है वो ग्राउंड वाटर है। द अपर लिमिट ऑफ टेंशनोमीटर, टेंशोमीटर क्या होता है, टेंशोमीटर क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन हमें बताता है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन दिए है 0.85 सेंटीबार, 85 सेंटीबार, 100 सेंटीबार, 8 सेंटीबार। अब आप अपने टेंशोमीटर पढ़ा होगा, तो टेंशोमीटर में मैंने आपको बोला था कि कितने फैक्ट याद करने हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा और कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो ये टेंशनोमीटर क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन को इनडायरेक्टली मेजर करता है। पहले ये सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल निकालता है, मतलब सॉइल वाटर पोटेंशियल निकालता है और पोटेंशियल से आप सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर कर सकते हो। बट हमारा ऑब्जेक्टिव कंसर्न तो यही है, इसीलिए मैंने इनडायरेक्टली इसको मेजर करेगा। और इसका जो अपर लिमिट होता है 85 सेंटीबार होता है, तो 85 सेंटीबार। द इवोपरेशन पेन कोफिशिएंट ऑफ क्लास ए पेन इज जनरली टेकन है। सब देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, 0.7 होता है। तो ये रिपीट इसलिए हो गया क्योंकि वो दूसरे ई में पूछा था और ये दूसरे ई में पूछा है, तो देख लो इसका इंपॉर्टेंस कितना है। फिर इवोपरेशन आपको पता है क्या होता है, पेन कोफिशिएंट में मैं आपको बता दिया क्या होता है। द एवरेज वाटर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम द फर्स्ट 25% ऑफ सॉइल डेप्थ। अब ये मैंने आपको नोट्स में नहीं बताया था और लेक्चर में भी नहीं बताया था, तो 25% ऐसा टेबल याद करना है आपको, 25%, फिर 25%, फिर 25%। तो ये सॉइल का सेक्शन है। अब ये सॉइल का सेक्शन है तो 25% मिला के कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो एक सॉइल का सेक्शन है, तो फर्स्ट 25% ऑफ सॉइल डेप्थ में जो वाटर एक्सट्रैक्शन होगा प्लांट्स का वो 40% होगा, नेक्स्ट में 30% होगा, नेक्स्ट में 20% होगा और नेक्स्ट में 10% होगा। अब देखो कम क्यों हो रहा है, मुझे बताओ। ये इनिशियली जब
हमारा ये प्लांट्स है, प्लांट्स के रूट्स है, ये रूट्स है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे वाटर टेबल है, ठीक है। तो जब ये वाटर टेबल है तो ये वाटर टेबल में एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ग्रेडियंट बनेगी। जब भी यहाँ से वाटर यहाँ पे आएगा तो ग्रेडियंट बनेगी, तो वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा और ग्रेडियंट इनिशियली जो वाटर टेबल पे होगी वो ज़्यादा होगी, और जैसे आप नीचे लेके जाओगे तो पूरा सॉइल सेचुरेट हो जाता है, और सॉइल सेचुरेट हो जाता है तो जो ग्रेडियंट है वो इतनी बन नहीं पाती, इसी कारण जो एक्सट्रैक्शन रेट है डाउन टू द डेप्थ वो कम होता है। इसीलिए आपको याद रखना है 40 30 20 10, 25 तो सेम ही रहे, 40 30 20 10 आप याद रखेंगे तो एवरेज वाटर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम द फर्स्ट 25% ऑफ सॉइल डेप्थ इज 40%। द फॉर्म ऑफ वाटर विच इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। अब ये जिसने भी जो क्वेश्चंस बनाया ना वो उसने बुक से बनाया और उसने डायरेक्ट ऑप्शन डाल दिए, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन 2-3 हो सकते हैं, बट जो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर हो सकता है वो हम डालेंगे, मतलब वो हम इसको टिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन अनअवेलेबल वाटर, तो ये तो नहीं हो रहा है तो अनअवेलेबल वाटर उसी को बोलेंगे, तो ये भी ऑप्शन में होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी अवेलेबल नहीं होता है, कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है प्लांट्स को, और फ्री वाटर कुछ होता नहीं है, तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं। बट जनरली हम जब सॉइल वाटर पढ़ते हैं तो सॉइल वाटर में हम 3 डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, कौन सी? कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और दूसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो अब ये 3 वाटर को सोच के ही एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर मैं जनरली जब ऑब्जेक्शन में आएगा तो ये तो डिलीट हो जाएगा, बट अगर आपको रिस्क लेना है तो आप लिख लो कि 3 वाटर के हिसाब से बनाएगा, तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये अनअवेलेबल होता है प्लांट्स को। वैसे ये भी नहीं होता है, बट हाइग्रोस्कोपिक ऑप्शन में है तो ये अनअवेलेबल होता है, तो आप हाइग्रोस्कोपिक मारोगे तो भी आपका सही जाएगा और अनअवेलेबल मानोगे भी तो सही जाएगा, बट जो कमीशन ने माना है वो हाइग्रोस्कोपिक माना है। इन इरिगेशन टेंशनोमीटर इज यूज फॉर। अब देखो टेंशनोमीटर का दूसरा क्वेश्चन है, तो टेंशनोमीटर अभी मैंने बताया कि ये सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को इनडायरेक्टली मेजर करता है और सॉइल मॉइस्चर टेंशन को डायरेक्टली मेजर करता है, और उसी के बेसिस पर हम इरिगेशन शेड्यूलिंग करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका पूरा आंसर हो जाएगा। टेंशनोमीटर की अभी लिमिट हमने याद करी थी, क्या है? 85 सेंटीबार, ठीक है। अभी टेंशनोमीटर 2 बार आ गया तो फिर बता ही देता हूँ मैं कि टेंशनोमीटर क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नीचे इसमें पोरस केप होती है, पोरस माने यहाँ पे बहुत सारे छिद्र होते हैं, यहाँ से हम इसको फिल करते हैं और फिल करने के बाद इसको हम सॉइल में इंसर्ट करते हैं, और जैसे ही सॉइल को इंसर्ट करते हैं तो ये पोरस होता है, इसमें वाटर फिल करते हैं, तो ये पोरस होने के बाद क्या है कि सारे वाटर सॉइल में आएगा, और फिर इसमें जो हाइट होता है वो डिफरेंस इन द हाइट से हम क्या नाप सकते हैं? सॉइल मॉइस्चर टेंशन नाप सकते हैं, और टेंशन से हम कंटेंट नाप सकते हैं। वही एक बेसिक क्राइटेरिया है। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ क्रॉप एंड सॉइल, सॉइल एंड क्लाइमेट, क्रॉप सॉइल एंड क्लाइमेट, ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे बताओ इरिगेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब आप किस फ्रीक्वेंसी से इरिगेशन दे रहे हैं। ये मेरा फील्ड है, यहाँ पे मैंने अभी वीट उगाया है, यहाँ पे वीट है पूरा, तो इसमें वीट अगर मैंने उगाया है तो मुझे अभी मान लो मैंने बॉर्डर इरिगेशन किया है वीट में, तो अभी मुझे यहाँ से इरिगेशन देना है, तो मैं इस वाली फील्ड में दूंगा, इस वाली फील्ड में दूंगा, तो मैं ऐसी वो किस पे डिपेंड करेगा कि मैं 3 दिन में दे रहा हूँ, 7 दिन में दे रहा हूँ, 15 दिन में, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मेरे पास क्लाइमेट कैसा है, दूसरा सॉइल कैसी है, और दूसरा ये वीट के हिसाब से, वीट में जल्दी पानी चाहिए तो मैं मतलब ये वीट एक क्रॉप ही हो गया ना, तो क्रॉप पे भी डिपेंड करेगा। तो वो तीनों चीज पे डिपेंड करेगा हमारे इरिगेशन फ्रीक्वेंसी, कि आपने इरिगेशन का जो टाइमिंग है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, किसका फंक्शन है, तो वो क्रॉप सॉइल एंड क्लाइमेट का फंक्शन है। अब आप सोच रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, बट ऑल ऑफ द अबव क्या है? क्रॉप और सॉइल हो सकता है, बट क्रॉप और सॉइल और क्लाइमेट एक ऑप्शन में नहीं आ रहा ना, तो ये तीनों में आ रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए क्रॉप सॉइल एंड क्लाइमेट आएगा। द कंजप्टिव यूज विल बी लेस इन। अब मैंने आपको पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है पुअरली प्लांटेड क्रॉप बट वाटर इज एफिशिएंटली अप्लाइड एज पर एज द रिक्वायरमेंट, पुअरली प्लांटेड क्रॉप विद इनएफिशिएंट वाटर कंप्लीशन, डेंसिटी प्लांटेड क्रॉप, और नन ऑफ द अबव। अब मैंने आपको कंजप्टिव यूज और इवोपोट्रांसपिरेशन का मतलब समझाया था, ठीक है। तो इवोपोट्रांसपिरेशन क्या होता है कि कंबाइन, आप इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन को एक कंबाइन लिख दे रहे हो, मतलब कंबाइन चीजें एक साथ फिनोमेना हो रहा है तो उसको कंबाइन मिला के इवोपोट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और कंजप्टिव यूज क्या होता है? तो कंजप्टिव यूज जनरली इवोपोट्रांसपिरेशन से बड़ा होगा, और कंजप्टिव यूज को हम लिखते हैं कि Cu इज इक्वल टू ET प्लस एनर्जी नीडेड बाय प्लांट्स फॉर इट्स मेटाबॉलिक नीड्स, फॉर मेटाबॉलिक नीड्स। मेटाबॉलिक नीड्स में क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, या फिर फिक्सेशन कर रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, ये सारी मेटाबॉलिक नीड्स के लिए उसको एनर्जी लगेगी। तो जनरली जो एनर्जी नीड होती है वो 1% होती है, तो डिफरेंस इन दोनों का 1% होता है।
तो इसीलिए हम क्रॉप कंजप्टिव यूज को इवोपोट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कंजप्टिव यूज माने क्या, इवोपोट्रांसपिरेशन की कितनी डिमांड है हमारे क्रॉप्स में या प्लांट्स में, तो अब किस में कम होगी। तो अभी आपसे पूछन पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सिक्किम में पूछा है क्वेश्चन, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिक्किम के एई में पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पुअरली प्लांटेड क्रॉप बट वाटर इज इफिशिएंटली अप्लाइड एज पर द रिक्वायरमेंट। अब प्लांट जो किया है ना उसको पुअरली प्लांट किया, मतलब स्पेसिंग मेंटेन नहीं करी है, स्पेसिंग के बाद रो मेंटेन नहीं किया है, या फिर जितना डिस्टेंस होना चाहिए वो मेंटेन नहीं किया है, बट आप वाटर एक इफिशिएंटली इसमें अप्लाई कर रहे हो। अब वाटर आप इफिशिएंटली अप्लाई करें तो क्रॉप क्या है, क्रॉप एडजस्ट करेगा अपने हिसाब से, क्योंकि वाटर तो जो आएगा वो रूट से आएगा, तो कैपिलरी प्रेशर बनेगा, कैपिलरी वाटर वो इनटेक करेगा और वाटर जाइलम और फ्लोएम वेसल से कर लेगा, जाइलम वेसल से वाटर ले लेगा और अपना इफिशिएंट फंक्शन करने की कोशिश करेगा क्रॉप। तो पहले वाले में कंसेप्टिव यूज बेटर होगा, हो जाएगा पुअरली प्लांटेड होने के बाद भी। अब दूसरे में एक तो पुअरली प्लांटेड क्रॉप के साथ आप इनएफिशिएंट दे रहे हो, तो अब वाटर को इनएफिशिएंट दे रहे हो तो इवापोट्रांसपिरेशन की डिमांड फुलफिल ही कैसे होगी, तो इसमें बहुत कम होगा सेकंड के कंपैरिजन में। और डेंसिटी प्लांटेड क्रॉप में तो क्या है कि आप बहुत ज्यादा डेंसिटी का क्रॉप है तो हर एक रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो इवापोट्रांसपिरेशन डिमांड बहुत होगा, और इवापोट्रांसपिरेशन डिमांड बहुत होगा तो कंजप्टिव यूज भी बहुत होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, और इन दोनों में ये बेटर ऑप्शन होगा। तो कंजप्टिव यूज किस में कम होगा, इसमें कम होगा, क्यों होगा ये भी बता दिया। तो पूरा कंसेप्चुअल है, ऐसे आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ क्रॉप कोफिशिएंट ड्यूरिंग मैक्सिमम कैनोपी कवरेज एंड रूट सिस्टम। तो मैंने आपको क्रॉप कोफिशिएंट पढ़ाया था, तो मैंने आपको तीन चीज पढ़ाई थी, डिफरेंस इवापोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन और क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन। तो मैंने आपको ये बोला था कि रिफरेंस इवापोरेशन मतलब किसी के रिफरेंस में आप बात कर रहे हो, और क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन मतलब क्रॉप की आइडियल कंडीशन क्या है, और रिफरेंस में आप स्ट्रेस फ्री कंडीशन देते हो। तो मैंने एग्जांपल में भी क्लास में समझाया था कि कैसे एग्जांपल में रेफरेंस दिया जाता है, कैसे क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन कैसे होगा एक्चुअल में, किस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ईटीसी होता है वो होता है क्रॉप कोफिशिएंट इनटू रेफरेंस इवापोट्रांसपिरेशन। तो इस आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ क्रॉप कोफिशिएंट मैक्सिमम कैनोपी कवरेज पे कितनी होगी। तो मैंने आपको केसी की रेंज बताई थी 0.5 से 1.5। तो अब डायरेक्ट पूछ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1.5 है, तो आंसर 1.5 आ जाएगा। फिर कुछ एग्जाम्स में कैसे पूछ लेता है कि केसी एक्चुअली होता क्या है, फिर केसी किस, अब यहाँ पे दो समझ में चाहिए है ना, इसमें ही समझ आ रहा है कि उन्होंने जो ऑप्शन बनाया, तो केसी किस स्टेज में मैक्सिमम होगा, मिड स्टेज में मैक्सिमम होगा। कैनोपी कवरेज मिड स्टेज में ही आती है, तो मिड स्टेज में मैक्सिमम होता है। इसका मैंने ग्राफ भी आपको पढ़ाया था क्लास में, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर कम हो जाता है, तो ये मिड स्टेज में मैक्सिमम होता है केसी का वैल्यू, ग्रोइंग पीरियड। The diameter of USW class A plane is 120 centimeter diameter and 50 centimeter depth, 120 centimeter diameter and 25 centimeter depth, और 100 centimeter diameter और 10 centimeter depth। तो मैंने अभी आपको USW क्लास A प्लेन का डायग्राम भी बताया और उसमें डायमीटर और डेप्थ भी बताया। तो कितना होता है, 120 सेंटीमीटर डायमीटर और 25 सेंटीमीटर डेप्थ। कैसे इवेपोरेशन मेजर करते हैं, पेन कोफिशिएंट्स क्या होता है, ये सारे स्टैंडर्ड है। अब इंडियन कंडीशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब जो यूएसडीए डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का, उनके हिसाब से ये वैल्यू है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्लॉट दिए थे और केपी का वैल्यू लिया था और डायमीटर के हिसाब से उन्होंने मेजर किया था। बट इंडियन कंडीशन में क्या होता है, पेन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, केपी की वैल्यू होती है 0.8। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्सक्लूसिव ऑफ प्रिसिपिटेशन रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो प्रिसिपिटेशन भी उसमें आ रहा है, रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड है, एक्सक्लूसिव ऑफ प्रिसिपिटेशन रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, वो क्या होगा, इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा, और नन ऑफ द अबव। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि आपने प्रिसिपिटेशन एक्सक्लूड कर दिया उसमें, तो जो प्रिसिपिटेशन एक्सक्लूड कर रहे हो तो आप कितना वाटर उसको रिक्वायर है वही दे रहे हो, और ग्रॉस में क्या है कि सब चीज ऐड होती है, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो गया। द टेंशनोमीटर मेजर्स द मॉइस्चर कंटेंट इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग। टेंशनोमीटर के जो भी कंसेप्ट है टेंशनोमीटर के वो सब पूछ ले रहे हैं। तो क्या मेजर करता है, मेट्रिक पोटेंशियल, हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ग्रेविटी पोटेंशियल। तो ये मेट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है और उसके मेट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे हम सॉइल मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, ठीक है। इसकी लिमिट भी अभी डिस्कस करी है, लिमिट के बाद इसमें ग्राफ भी डिस्कस किया है, टेंशियोमीटर का इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे वर्क करता है वो भी हमने डिस्कस किया है। फिर हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल हाइट पे डिपेंड करता है, मतलब कितनी हाइट होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाए उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ग्रेविटी पोटेंशियल जो ग्रेविटी के थ्रू जो पोटेंशियल होगा, मतलब वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट्स के द्वारा जो पोटेंशियल होगा वो ग्रेविटी पोटेंशियल होगा। और मैट्रिक पोटेंशियल
सॉइल वाटर में होता है, प्लांट्स हेल्ड करता है बीच में और इंटरपोर्स बनती है और फिर वाटर अपटेक होता है, तो वो मेट्रिक पोटेंशियल होता है। द फोर्स टू कीप द सॉइल एंड वाटर टुगेदर ड्यूरिंग वेट कंडीशन, मतलब ऐसा फोर्स जो सॉइल और वाटर को एक साथ रखे वेट कंडीशन में, मतलब हमारी सॉइल है और इस पे वाटर है, तो एक साथ जो उस पे रखे तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडिशन फोर्स बोलते हैं। एडिशन फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉइल एंड वाटर, सरफेस टेंशन, सक्शन और सॉइल वाटर पोटेंशियल। तो सरफेस टेंशन इज अ फोर्स विच कीप्स द सॉइल एंड वाटर टुगेदर ड्यूरिंग वेट कंडीशन। मैंने आपको सरफेस टेंशन का डेफिनेशन बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका एग्जांपल बताया था मैंने मॉस्किटो, उसके बाद में सोप बताया था मैंने आपको। तो सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या करता है, प्रेशर को मिनिमाइज कर देता है और प्रेशर को मिनिमाइज करके वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है और स्टेबल कंडीशन पे आता है। जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स स्पेरिकल इन शेप होती है, क्यों, क्योंकि इसमें एरिया मिनिमाइज कर लेता है और वो स्टेबल कंडीशन पे आता है, मतलब अपवर्ड फोर्स बहुत कम लग पाते हैं इस वाले एरिया में। तो सरफेस टेंशन वो वाला है। तो ये वेट रखेगा, मतलब थिन लेयर ऑफ फिल्म एक साथ रखेगा तो वो सरफेस टेंशन रखता है। क्रॉप कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, अब क्रॉप कोफिशिएंट अभी हमने डिस्कस करी थी, तो इससे भी क्वेश्चन बनाया, तो अगर मुझे लेमन में भी पता है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो दोनों अगर ऑप्शन सेम है तो मैंने ढंग से पढ़ा हो तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्रॉप कोफिशिएंट किसके बीच में रेशियो होता है, ETC इज इक्वल टू KC इंटू ET नॉट। तो रेशियो किसका हो गया, KC ETC अपॉन ET नॉट। तो ये होता है क्रॉप इवेपोरेशन और होता है रेफरेंस इवेपोरेशन। तो क्रॉप इवेपोरेशन और रेफरेंस क्रॉप इवेपोरेशन, तो KC इसका रेशियो होता है। इसकी वैल्यू मिड सीजन में मैक्सिमम होती है 0.5 से 1.5। The ratio of volume of voids to the total soil volume to the total soil volume is called porosity, void ratio, dry bulk density, wet bulk density। अब मुझे बताओ, ये रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो पूछेगा तो वो रेशियो में ही आंसर होगा, कोई यूनिट में तो आंसर होगा नहीं। तो ये ड्राई बल्क डेंसिटी और वेट बल्क डेंसिटी की यूनिट्स होती है, तो ग्राम पर सीसी होगा या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा या कुछ भी यूनिट होगी ना इनकी। तो ये दोनों ऑप्शन में हो ही नहीं सकते। अब बचा हमारा पोरोसिटी और वॉइड रेशियो। अब अगर मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं वॉइड रेशियो मार दूंगा, बट अगर मुझे ज्ञान है तो मैं पोरोसिटी मारूंगा। तो पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल सॉइल वॉल्यूम, और वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो आंसर हो जाएगा इसका पोरोसिटी। Evapotranspiration in a crop field surrounded by dry fallow land will be higher than surrounded by vegetation due to conduction of heat, oasis effect, convection of heat या none of the above। अब वो बोल रहा है कि एक क्रॉप फील्ड है, ये मेरा क्रॉप फील्ड है, इसके आसपास पूरा ड्राई है, ड्राई फेलो लैंड है, मतलब वहां पे वेजिटेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये मेरी फील्ड है, यहाँ पे मैं कुछ भी मेरा जो कंसर्न क्रॉप है मैं उगा रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। और दूसरी वाली कंडीशन बोल रहा है कि एक मेरी फील्ड है वो पूरे वेजिटेशन से सराउंडेड है, ये मेरी फील्ड है और यहाँ पे वेजिटेशन है, यहाँ वेजिटेशन है, फिर यहाँ पे मतलब बहुत सारे वेजिटेशन है, यहाँ पे मान लो पूरा वेजिटेशन है, ठीक है। तब ये वेजिटेशन है, तो वेजिटेशन क्या करेंगे, वेजिटेशन इवापोट्रांसपिरेशन करेंगे, और वेजिटेशन इवापोट्रांसपिरेशन करेंगे तो वेजिटेशन वाटर स्टोर भी करेंगे साथ में। मतलब इनिशियली अगर वाटर आ रहा होगा तो यहाँ पे वाटर का जो रिक्वायरमेंट है, वाटर स्टोरेज कंडीशन है वो ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे वाटर स्टोरेज ज़्यादा होगा और यहाँ पे वाटर स्टोरेज कम होगा क्योंकि ड्राई फ्लो लैंड है। तो ड्राई फ्लो लैंड में वेजिटेशन नहीं है तो सॉइल वाटर को हेल्ड ही नहीं कर पाएगी क्योंकि रूट्स नहीं बनेंगे, फिर पोर्स नहीं बन पाएंगे। तो जो वाटर स्टोरेज वाली कंडीशन है वो बहुत यहाँ पे कम होगी, वाटर स्टोरेज वाली कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इसमें वाटर स्टोरेज वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पे वाटर ट्रांसपिरेशन होगा, बट यहाँ पे वाटर ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा। तो बोल रहा है कि ड्राई फ्लो लैंड का जो मतलब यहाँ पे अगर वाटर शॉर्टेज कम है तो वैसे भी शॉर्टेज कम है तो यूपर ट्रांसपिरेशन होगा, बट यूपर ट्रांसपिरेशन जितना भी होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि प्लांट्स बिल्ट होने लगेंगे। और यहाँ पे क्या है कि रिक्वायरमेंट हो तो यूपर ट्रांसपिरेशन ठीक ठाक ही है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट उतना ले रहे हैं और हो पा रहा है। तो ड्राई फ्लो लैंड में एक तो वाटर भी कम है और वाटर कम है और साथ में इवेपोरेशन डिमांड भी बढ़ती है, तो इवेपोरेशन डिमांड बढ़ेगी तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है, तो वो किसके कारण, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ओएसिस इफेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओएसिस इफेक्ट। अब दूसरा ट्रिक मैं ये बताता हूँ आपको कि मान लो अगर मैं एग्जामिनर होता या फिर कोई और भी एग्जामिनर होता, तो मुझे बताओ कि अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो कंडक्शन और कन्वेक्शन मेरे दिमाग में तो ऐसे भी आ सकते हैं ना कि कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तो ऐसे ही जनरल टॉपिक होता है, कोई भी मार दे। ओएसिस कहाँ से मेरे दिमाग में आएगा, ओएसिस एक कुछ टर्म ही होगी ना जो एक्सप्लेन कर रही होगी कि कुछ ये कुछ चीजों से हो रहा है। तो ओएसिस इफेक्ट एकदम से कहाँ से आ गया, तो आंसर वही होगा ओएसिस इफेक्ट।
तो एक ये तरीका बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, ताकि मैं मेरा और मार्क्स इंप्रूव कर पाऊँ एग्जामिनेशन में। द पोरोसिटी ऑफ सैंडी सॉइल यूजुअली रेंजेस फ्रॉम, अब ये आपको याद, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद करना पड़ेगा और ये आप याद ही कर लेना, क्योंकि ये हर 2-3 एग्जाम में रिपीट पूछते रहता है। तो 35 से 50% पोरोसिटी ऑफ सैंडी सॉइल होता है। पोरोसिटी की डेफिनेशन अभी मैंने बताई, तो आप याद कर लेना 35 से 50। द इंडिकेटर प्लांट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन अभी बताई। अब इसमें वो अंदर घुस गया है कि इंडिकेटर प्लांट्स क्या है, तो क्या वीट होता है, क्या सनफ्लावर होता है, क्या सेफ्लावर होता है, तो पैडी होता है, तो ये भी पूरा फैक्चुअल है, सनफ्लावर होता है। बट अब मैं आपको इस फैक्चुअल क्वेश्चन के बीच में इसका कंसेप्ट बता सकता हूँ। जो सनफ्लावर होता है ना, एक तो वो डे न्यूट्रल प्लांट होता है, मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगा क्योंकि वो बीएससी का पार्ट हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो 3 तरीके के प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और एक था डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो डे शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या आता है कि डे शॉर्ट होता है, मतलब इनको नाइट में जो टेम्परेचर होता है और नाइट ज़्यादा चाहिए और इनको डे ज़्यादा चाहिए, मतलब इनको सनरेज ज़्यादा चाहिए और इनको सनरेज कम चाहिए और इनको इक्वल चाहिए। तो सनफ्लावर एक तो डे न्यूट्रल प्लांट होता है और दूसरा जो सनफ्लावर होता है ना, वो डीप रूटेड प्लांट होता है। तो अगर ये डीप रूटेड प्लांट होगा, तो डीप रूटेड प्लांट्स होने से क्या होगा कि नीचे जो वाटर होगा, अब इसकी रूट्स बहुत नीचे तक जाएगी, यहाँ पे वाटर टेबल है तो रूट्स नीचे तक जाएगी, तो वाटर बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगी। बट जैसे ही वाटर टेबल का कमी आएगा इसमें, तो फट से इसके जो सिम्टम्स है ना, मतलब जिसको प्लांट्स के लीव्स है ना, वो फट से विल्ट होने लगेंगे, मतलब बहुत जल्दी से विल्ट होने लगेंगे। तो मैं ये प्लांट्स मेरे लिए आइडियल होगा कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स बहुत डीप रूटेड है और तुरंत पानी की कमी से आपको प्लांट्स के लीव्स विल्ट हो जाएंगे, तो तुरंत आपको बता देंगे, इसीलिए इंडिकेटर प्लांट्स इसको यूज करते हैं सनफ्लावर में। दूसरा ये सनफ्लावर के आप अगर आप देखते हैं फील्ड में आप जाएंगे ना, तो हमारा जो अर्थ रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट, तो इसकी जो लीव्स होती है और उसका जो फॉइलेज पार्ट होता है, मतलब जिसमें फूल आता है, फ्लावर्स आता है, वो भी सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है, ईस्ट और वेस्ट। और जब वेस्ट में चले जाएगा सन, फिर नाइट में एक ईस्ट में फेस करने लग जाता है। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोई इतना इंपॉर्टेंट, मतलब वो सब चीजें याद ही करनी है, ये सब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। खाली इतना ध्यान रखना है कि इंडिकेटर प्लांट्स परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए सनफ्लावर यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डीप रूटेड है, वाटर का रिक्वायरमेंट जैसे ही खत्म होता है और तुरंत ये शो कर देता है उसमें विल्टिंग सिम्टम्स। तो विल्टिंग सिम्टम्स मतलब डाई आउट होने लग जाते हैं। तो दिस विल बी अ वेरी गुड इंडिकेटर प्लांट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर इरिगेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी और इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ तो आपको आना चाहिए। आप इरिगेशन अगर ज़्यादा कर दोगे तो क्या क्रॉप यील्ड बढ़ेगी? क्योंकि क्रॉप यील्ड ज़्यादा दे देगी तो आप इरिगेशन कर दोगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, वाटर लॉगिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्रॉप यील्ड तो इंक्रीज नहीं हो सकता। क्या सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो जाएगी? भाई वाटर लॉगिंग में सलाइन सॉल्ट आ जाएगा, तो सलाइन सॉल्ट तो फर्टिलिटी डिस्टर्ब कर देंगे, तो फर्टिलिटी सॉल्ट नहीं मेंटेन होगी। क्या इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर का? भाई आप इरिगेशन जितना भाई 400 mm देना है तो आप 800 दे रहे हैं, तो क्या आप वाटर का इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। अब वो उसने इजी क्वेश्चन पूछा, बट अगर आपने सोचा नहीं तो नन ऑफ, आप ऐसा सोचेंगे उसको कि यार नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन बनाया है क्यों है, कुछ तो आंसर होगा, तो आप इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर मान देंगे। बट क्वेश्चंस को पहले सोचना है फिर करना है, ताकि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इवोपरेशन पैन इज मेड अप ऑफ ब्रास, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और कॉपर। अब ये अंदर जाके पूछ लिया उसने, तो ये भी पूरा फैक्चुअल आपको याद रखना है कि जो इवोपरेशन पैन है वो माइल्ड स्टील का बनता है, ठीक है, माइल्ड स्टील। तो मैंने आपसे अभी 28 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, 28 के आप समझ लो कि 56 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, और 56 में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई है, तो वो ट्रिक्स सारी लिखनी है, और जो मैंने आपको रिवाइज की है वो आपको रिवाइज भी करना है और वो आपके नोट्स में लिस्ट आउट करना है। और कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन अभी नहीं बताई है, क्यों? क्योंकि सब चीज़ें आप लेक्चर में नहीं पढ़ा सकते और सब चीज़ आप नोट्स में भी नहीं इनलिस्ट कर सकते। जो मैंने नई चीज़ आपको बताई है वो आप राइट डाउन करेंगे और अपने नोट्स में इंकलकेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।